Hello everyone, welcome you all in our another video of sexual reproduction in organism। इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो अदर पार्ट है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में कवर नहीं कर पाया था, वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें डिस्कस करना है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमको पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, लाइक 3 इवेंट्स होते हैं। जो पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड है फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हमको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें फर्टिलाइजेशन हो। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा और गैमेट फ्यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होनी है फर्टिलाइजेशन की, उसके पहले क्या हो रहा है, उसके पहले क्या होगा और उसके बाद क्या होगा। तो हम सबको इतना आइडिया है कि फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होना चाहिए, गैमेट्स होनी चाहिए। गैमेट्स प्रेजेंट होंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो गैमेट कैसे, गैमेट जो बनता है, जिस प्रोसेस से बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस जो है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हाँ डिफरेंट गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, चाहे वो मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो। जो डिफरेंट गैमेट का फॉर्मेशन होगा उसी को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं हम? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या इवेंट हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। क्या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो हम देखेंगे। उसके बाद कि ठीक है फर्टिलाइजेशन तो हो गया, फर्टिलाइजेशन कराना था, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे मान लीजिए कि 2 गैमेट्स जब होते हैं, तो दोनों गैमेट का जब फ्यूजन होता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो हमारे पास क्या मिलता है, हमको जाइगोट बन करके मिलता है। तो ये जाइगोट जब बन गया मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, इसके बाद क्या होगा? जाइगोट क्या होता है? जाइगोट एक यूनिसेलुलर सेल होता है एक यूनिसेलुलर डिप्लॉयड सेल होता है। या जाइगोट को हम ये भी कह सकते हैं रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका नेचर कैसा होता है, डिप्लॉयड इन नेचर होता है और यूनिसेलुलर होता है। लेकिन क्या हम यूनिसेलुलर हैं? क्या आप यूनिसेलुलर हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। तो इस यूनिसेलुलर जाइगोट से कैसे एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक यूनिसेलुलर जाइगोट से कैसे एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, यही हम किस में पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इवेंट्स पढ़ने के पहले कुछ टर्म्स हैं जिनकी नॉलेज हमें होना जरूरी है। आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि नहीं है तो अब हो जाएगी। तो देखिए क्या है, यूनिसेक्सुअल या डायोसियस। यूनिसेक्सुअल या डायोसियस, यूनिट से समझ में आ रहा होगा कि इकलौता, एक की बात हो रही है, एक किसी एक की बात हो रही है, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल हम किसको कहते हैं? ऐसा मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आइदर मेल सेक्स या फीमेल सेक्स को एग्जिबिट करता हो। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो मेल सेक्स की तरह भी और फीमेल सेक्स की तरह भी बिहेव कर रहा है, उसको हम यूनिसेक्सुअल नहीं कह सकते। यूनिसेक्सुअल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ या तो मेल सेक्स की तरह बिहेव करे या फीमेल सेक्स की तरह बिहेव करे। या तो वो कैपेबल हो मेल गैमेट बनाने के, या तो वो कैपेबल हो फीमेल गैमेट बनाने के लिए। तो अगर वो मेल सेक्स है तभी वो मेल गैमेट बनाने के लिए कैपेबल है, अगर वो फीमेल सेक्स है तभी वो फीमेल गैमेट बनाने के लिए कैपेबल है। तो ये यूनिसेक्स होता है, या इसी को हम एक और वर्ड कहते हैं डायोसियस। क्या है? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन ओनली प्रोड्यूस आइदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। चाहे तो वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, चाहे तो वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो अभी मैंने बताया कि मेल गैमेट कौन प्रोड्यूस, ऐसा तो नहीं कि कोई फीमेल मेल गैमेट को प्रोड्यूस कर सकती है, नहीं। फीमेल अगर कोई होगी तो फीमेल हमेशा फीमेल गैमेट ही प्रोड्यूस करेगी। अगर फीमेल है तो वो हमेशा फीमेल गैमेट ही बनाएगी, और अगर कोई वहीं पे मेल है तो वो हमेशा क्या करेगा, मेल गैमेट ही बनाएगा।
ऑर्गेनिज्म जो या तो सिर्फ फीमेल गैमेट बनाए या तो सिर्फ मेल गैमेट बनाए। तो सिर्फ फीमेल गैमेट बनाने के लिए वो फीमेल होनी चाहिए या सिर्फ मेल गैमेट बनाने के लिए वो मेल होना चाहिए। दोनों गैमेट नहीं बना सकता, एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों गैमेट नहीं बना रहा है। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं कि ये यूनिसेक्सुअल या डायोशियस होते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में ह्यूमन मेल जो है वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है और ह्यूमन फीमेल जो है वो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। तो यूनिसेक्सुअल या डायोशियस क्या होता है ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब बात करनी है बाइसेक्सुअल की। किसकी बात करनी है? बाइसेक्सुअल या मोनोशियस। तो जो आपने यूनिसेक्सुअल या डायोशियस में पढ़ा, चीजों को उलट दो। यूनिसेक्सुअल में हमने क्या पढ़ा कि एक ऑर्गेनिज्म है वो एक ही टाइप का गैमेट बना सकता है, या तो मेल बनाए या तो फीमेल बनाए, उसको हम यूनिसेक्सुअल या डायोशियस कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बाइसेक्सुअल में क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो दोनों तरीके के मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो इन द सेम इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि उनके पास दोनों गोनैड्स होते हैं। ठीक है, उनके पास दोनों गोनैड्स प्रेजेंट हैं, वो कैपेबल हैं, मेल गैमेट भी बना सकते हैं और फीमेल गैमेट भी बना सकते हैं। यूनिसेक्सुअल में पढ़ा हमने या तो मेल बनाएगा या तो फीमेल बनाएगा, लेकिन हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं बाइसेक्सुअल में कि ये बाइसेक्सुअल हैं, दोनों सेक्स की तरह बिहेव कर सकते हैं, मेल गैमेट का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं और फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन ये कर सकते हैं। ये कैसा बिहेव करेंगे? ये बाइसेक्सुअल टाइप बिहेव करेंगे। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल क्लियर है क्या होता है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आ गया हमारा इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो हमें ये याद रखना है कि भाई फर्टिलाइजेशन होने के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं वो हमें चाहिए। वो हमें कौन देगा? वो हमें यही प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है ये हमें वो सारी चीजें बना करके देगा जो हमें फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए जरूरी हैं। तो अब आप अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए मैम हमें चाहिए एक मेल गैमेट और चाहिए एक फीमेल गैमेट। क्या चाहिए? एक मेल गैमेट चाहिए और एक फीमेल गैमेट चाहिए। और ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट जो बनेगा, तो मान लीजिए मेल और फीमेल की तो बात बाद में करेंगे, मेल फीमेल को हटा देते हैं। अभी हम कहते हैं कि हमें चाहिए गैमेट। तो चाहिए गैमेट, अब हमें खाना है पूड़ी, तो चाहिए पूड़ी, खाना है पूड़ी। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि बैठा है और पूड़ी आ गया, नहीं, तो पूड़ी बनानी पड़ेगी तभी हम खा सकते हैं। सेम उसी तरीके से गैमेट की जरूरत है तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और जिस प्रोसेस से गैमेट बनता है या गैमेट का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस, जिसमें जो एक वर्ड गैमेटो है इसका मतलब होगा गैमेट और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो गैमेट का फॉर्मेशन होना कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। ये तो हो गई मोटा मोटी बात कि गैमेट का फॉर्मेशन कहलाएगा गैमेटोजेनेसिस। गैमेट होंगे तभी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सकती है। तो अब गैमेट में भी हम देख रहे हैं कि दो तरीके की गैमेट हैं, एक है मेल गैमेट और दूसरा है फीमेल गैमेट। तो गैमेट के फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस कह दिया, लेकिन मेल गैमेट के फॉर्मेशन को क्या कहेंगे? तो पहले ये पता होना चाहिए कि मेल गैमेट को क्या कहते हैं। तो मेल गैमेट को हम कहते हैं स्पर्म और फीमेल गैमेट को हम कहते हैं ओवा या एग। ठीक, तो जैसे गैमेट के फॉर्मेशन को कह रहे थे गैमेटोजेनेसिस, उसी तरीके से स्पर्म मतलब मेल गैमेट के फॉर्मेशन को कहेंगे क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, क्या कहेंगे? स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस। उसी तरीके से ओवा के फॉर्मेशन को हम कहते हैं क्या? oogenesis। ठीक है, हमें
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ रहे हैं जिसमें हमें मेनली किस बात पे फोकस करना है, गैमेटोजेनेसिस पे, क्योंकि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है और उसके लिए साइंस एक टर्म देता है जिस टर्म को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब बात आती है कि भाई गैमेट दो टाइप्स के होते हैं, मेल और फीमेल। तो मेल गैमेट स्पर्म कहलाता है, फीमेल गैमेट ओवा कहलाता है। तो जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और वहीं जब ओवा या एग का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो oogenesis है। तो देख लेते हैं क्या है, दीज इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर प्रायर टू द फ्यूजन, मतलब अभी मैंने कहा फर्टिलाइजेशन के पहले वाली जो इवेंट होती है उसी को हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो ये प्रायर टू द फ्यूजन, फ्यूजन के पहले, फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो उसके पहले वाली जो इवेंट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और इसमें क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। सिर्फ गैमेट के, अब मान लीजिए पूरी का जो हमने बात करा था, तो पूरी चाहिए तो पूरी सिर्फ हम बना दें इसी से तो हमको मिल नहीं जाएगी, फिर उसको ट्रांसफर करना होगा, उसको उठा करके थाली में से अपने मुंह में ले जाना होगा ना। तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा और फिर गैमेट के फॉर्मेशन के बाद गैमेट का ट्रांसफर होगा। क्लियर है? तो गैमेट का फॉर्मेशन का जो सिनेरियो है वो आपको क्लियर समझ में आ गया। हाँ, अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस, गैमेटोजेनेसिस के स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस, oogenesis के प्रोसेस, ये डिटेल प्रोसेस कैसे होती है ये हम 3rd चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो इवेंट्स में हमने जान लिया कि गैमेटोजेनेसिस होता है जिसमें मेल फीमेल का होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल का होता है तो oogenesis कहते हैं। अब देखिए यहां पे जो अभी मैंने बताया गैमेटोजेनेसिस वही है। क्या है, गैमेट मतलब क्या होता है, गैमेटोस मतलब गैमेट और जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन। तो गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं, मतलब एन इन कंडीशन होता है। अब मान लीजिए हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए या आप कभी भूल जाएं, होता है कि यार हैप्लॉइड था कि डिप्लॉइड था। तो आप एक कहानी याद रखो, आप सोचो कि हम एक ह्यूमन बींग्स हैं और ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 होते हैं। अब आप ये सोचो एक कंप्लीट ह्यूमन बींग्स का क्रोमोसोम नंबर जो होता है ये 46 होता है। अब ये वो वाला सिस्टम है कि हम इसमें अप डाउन नहीं करेंगे। अगर हम इसमें चेंज करते हैं, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, या कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो उससे क्या होगा, एबनॉर्मल कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो आप सोचो कि दो लोग यहाँ दो गैमेट्स आ रहे हैं, उन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होना है। तो अगर ये दोनों गैमेट 46 और 46 हो और आकर के यहाँ फ्यूजन हो तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 92 की कंडीशन आ जाएगी। तो क्या होगा सोच लो आप, कितनी ज्यादा एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। तो नहीं, हमें चाहिए 46 ही चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उसमें हम मियोसिस डिवीजन करा देते हैं। मतलब हम नहीं कराते हैं, मतलब मियोसिस डिवीजन हो जाता है। मियोसिस डिवीजन को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं हम इसको हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, मतलब क्रोमोसोम के नंबर को रिड्यूस कर देता है। तो 46 था उसको रिड्यूस करके 23 कर देता है, जिसको हम कहते हैं कि ये हैप्लॉइड कंडीशन आ गई। तो अब आप देखो कि दो हैप्लॉइड कंडीशन हो जाएंगी, मेल गैमेट भी हैप्लॉइड होगा, मतलब हैप्लॉइड एच से हाफ, या याद कर लो आप। तो ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। अब दोनों मिलेंगे तो हाँ एक कंप्लीट फुल बना सकते हैं। तो इसीलिए इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर गैमेट का हमेशा नेचर जो होता है वो हैप्लॉइड कंडीशन ही होता है। कैसे होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस डिवीजन जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है। अब गैमेट हमने बना लिया, गैमेट बना लिया ना, गैमेटोजेनेसिस करा लिया, स्पर्मेटोजेनेसिस करा लिया, oogenesis करा लिया, गैमेट हमने बना लिया। अब जब गैमेट बना लिया तो हम ये भी जान लेते हैं कि गैमेट कैसे कैसे हो सकते हैं। तो गैमेट को देखेंगे तो एक आता है होमोगैमेट। होमो मतलब क्या होता है, सिमिलर,
गैमेट। तो गैमेट कैसे हैं? सिमिलर हैं। एक जैसे वाले गैमेट होंगे तो उनको हम कहेंगे होमो। अब एक जैसे वाले कौन से गैमेट? 4 एग थोड़ी ना प्रोड्यूस हुआ कि चारों एग अच्छा एक जैसे दिख रहे हैं, नहीं। मेल गैमेट की बात करेंगे और फीमेल गैमेट की बात करेंगे। तो जब मेल और फीमेल गैमेट एक जैसे हों, उनमें डिस्टिंग्विश कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाए, हम पहचान न पाए कि कौन सा मेल गैमेट है कौन सा फीमेल गैमेट है देख करके, तो उस टाइप को हम क्या कहते हैं? होमोगैमेट। मतलब जो दोनों गैमेट हैं वो अपनी मॉर्फोलॉजी में, अपने शेप में सिमिलर हों। क्या है? बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस। देखने में समझ ही नहीं आ पाएगा कि भाई कौन सा मेल गैमेट है कौन सा फीमेल गैमेट है, दोनों हमें एक जैसे दिखेंगे। तो उस टाइप में हम उस टाइम में क्या कहते हैं? गैमेट्स को कहते हैं दे आर होमोगैमेट्स, जिसका एग्जांपल दिखता है क्लैडोफोरा एंड यूलोथ्रिक्स। इसका एग्जांपल है। इनके जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? होमोगैमेट्स होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। फिर आती है बात हेटेरोगैमेट्स की। तो हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, गैमेट्स का मतलब तो आपको पता ही है। तो अब यहाँ पे है गैमेट्स जो है वो डिफरेंट हैं, मॉर्फोलॉजी में, शेप में वो डिफरेंट है। हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हाँ ये मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? हेटेरोगैमेट वाली कंडीशन में मेनली हम देखें तो फीमेल गैमेट ओवा जो होता है उसका साइज लार्ज होता है और वो ओवल शेप का होता है। लेकिन मेल गैमेट जो होता है वो ओवल शेप का नहीं होता है, वो उसका शेप कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है? जो ओवा होता है ये नॉन मोटाइल होता है और स्पर्म जो है ये मोटाइल होता है। तो ये स्फेरिकल शेप का है, ऐसा गोला सा है क्योंकि इसको मूव नहीं करना है, इसको एक जगह पड़े रहना है। लेकिन स्पर्म जो होता है ये मोटाइल होता है, इसको मूवमेंट करना है। तो मूवमेंट के लिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए ना कि ये इजिली मूव कर सके। तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है ताकि ये मूव कर सके। ये इसमें ऐसा टेल टाइप का लगा रहता है जो इसको मोटालिटी देता है, जिससे ये इसका मूवमेंट हो पाता है। तो क्या है? बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिस्टिंक्ट। दोनों क्या है? डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं। हम उनको पहचान सकते हैं देख करके कि हाँ ये मेल है और ये फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट्स आर कॉल्ड एंथ्रोजॉइड्स। इसमें मेल गैमेट्स को एंथ्रोजॉइड या स्पर्म कहते हैं, वहीं फीमेल गैमेट्स को एग या ओवम कहते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है? ह्यूमन बींग्स। ठीक है, याद रखिएगा। मान लीजिए ऐसा स्पर्म की जगह एंथ्रोजॉइड्स लिख दिया तो कंफ्यूज्ड नहीं। तो स्पर्म, एंथ्रोजॉइड दोनों किसके नाम है? मेल गैमेट के ही नाम है। और फीमेल गैमेट का एग एंड ओवम या ओवा। क्लियर है? बेस्ट एग्जांपल हेटेरोगैमेट का ह्यूमन बींग्स। अब सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अभी मैंने कहा कि गैमेट का फॉर्मेशन, अभी हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ रहे थे, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन कराते हैं। तो गैमेट का फॉर्मेशन जब होता है तो उसमें किस टाइप के सेल डिवीजन होते हैं? सेल डिवीजन की बात अभी मैंने इसके पहले भी किया था, मियोसिस बताया था ताकि वो रिड्यूस कर देते हैं, रिडक्शन डिवीजन हो जाता है। तो देखिए दो टाइप्स के सेल साइकिल जब आप पढ़े होंगे या सेल साइकिल के बारे में आपको नॉलेज होगा तो आपने देखा होगा कि दो टाइप्स के डिवीजन होते हैं। एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस को हम क्या कहते हैं कि ये कैसा डिवीजन होता है? ये इक्वेटोरियल डिवीजन होता है। ठीक है, इक्वेटोरियल डिवीजन होता है, मतलब क्रोमोसोम नंबर में ये चेंज नहीं करता है। अगर n है तो n ही रहेगा, 2n है तो 2n ही कंडीशन रहेगी। लेकिन मियोसिस को वही हम क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। इसको हम क्या कहते हैं? ये होता है आपका रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, ये होता है रिडक्शनल डिवीजन। अब बात आती है कि लोअर ऑर्गेनिज्म और हायर ऑर्गेनिज्म। तो जब हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जैसे एल्गी और फंजाई, तो जब हम एल्गी और फंजाई की बात करते हैं विच इज हैप्लॉइड इन नेचर, तो अब क्या होता है? ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड इन नेचर का होते हैं। तो इसलिए इनमें क्या होता है? माइटोसिस होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए। क्यों? क्योंकि भाई ये तो ऑलरेडी हैप्लॉइड इन नेचर के हैं, अब इसमें हम फिर से मियोसिस करा देंगे तो और तो कम हो जाना है। इसीलिए क्या होता है? जो लोअर ऑर्गेनिज्म है लाइक एल्गी एंड फंजाई, उसमें गैमेट फॉर्मेशन के लिए माइटोसिस होता है, बल्कि जो हायर ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉयड इन नेचर के होते हैं। या हम ऐसे याद कर लीजिएगा आप कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है
और जो हैप्लॉइड नेचर के हैं उनमें माइटोसिस होता है। जो हायर ऑर्गेनिज्म हैं जो डिप्लॉयड इन नेचर के हैं उनमें क्या होगा, उनमें मियोसिस होती है। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के लिए। तो दो टाइप्स के डिवीजन आपको पता है, माइटोसिस और मियोसिस। सारे हायर में मियोसिस होगा और लोअर में जैसे एल्गी और फंजाई उसमें क्या होगा, उसमें आपका माइटोसिस डिवीजन होगा। अब गैमेट का ट्रांसफर होना है, गैमेट बन गया। ठीक है, अब सेकंड जो काम कराना था वो गैमेट का ट्रांसफर कराना था। तो गैमेट के ट्रांसफर जो डिफरेंट स्पीशीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती हैं। जैसे आप एक्वेटिक में देख लोगे तो क्या होगा कि मेल और फीमेल जो होते हैं वो दोनों गैमेट्स को जो अपने पोर करते हैं वो ऐसे टाइम पे या एक ही साथ करते हैं, जिससे क्या होता है कि वाटर में एक ही साथ एक के ऊपर एक ले कर देते हैं, जिससे वो फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स हो जाती हैं। तब आप देखो, और हायर ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं तो वो फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो जो गैमेट है उसको फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट करना पड़ता है। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि बॉडी के बाहर हो रहा है या बॉडी के अंदर हो रहा है। तो गैमेट ट्रांसफर के अलग अलग मेथड हैं। तो अब जब गैमेट को रिलीज भी कर दिया गया, ट्रांसफर भी कर दिया गया, तो अब क्या होगा, अब जो इवेंट होगा उसको हम कहेंगे वो क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन की इवेंट हो रही है। भाई गैमेट बन गया, गैमेट ट्रांसफर भी हो गया, ट्रांसफर हो गया तो अब दोनों गैमेट जो हैं वो आकर के मिलेंगे। तो जब दोनों मिलेंगे तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है या गैमेट रिलीज जो हो रहा है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें दोनों मेल फीमेल दोनों हैं जो गैमेट को अपनी बॉडी के बाहर रिलीज कर रहे हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सिर्फ मेल गैमेट जो है वो मेल जो है वो गैमेट्स को रिलीज कर रहा है, फीमेल नहीं कर रही है। दैट मीन्स व्हाट, कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा। तो डिपेंड करता है कि जो फर्टिलाइजेशन है ये इनसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है या आउटसाइड फीमेल बॉडी। अगर फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी है तो उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर बाहर हो रहा है तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या है, पहले हमको पता है कि फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। गैमेट्स का मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना जिससे डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो, ये प्रोसेस ही फर्टिलाइजेशन कहलाती है। एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज सिनगैमी। इसको एक और नाम देते हैं हम सिनगैमी। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन जो है वो डिपेंड करता है हो कहाँ रहा है, इनसाइड द फीमेल बॉडी या आउटसाइड द फीमेल बॉडी। इनसाइड द फीमेल बॉडी मतलब जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स का भी एग्जांपल है, उसमें क्या होता है फीमेल अपनी गैमेट्स को रिलीज नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ मेल अपने गैमेट को रिलीज करता है। और मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है और वो मूवमेंट करके फीमेल गैमेट से जाकर के फ्यूज कर जाता है। लेकिन कुछ लोअर जो होते हैं उनमें क्या होता है मेल फीमेल दोनों अपने गैमेट्स को रिलीज करते हैं और फीमेल बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो उस बेसिस पे दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक, यहां इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बीच में हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन और वो हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड द फीमेल बॉडी। जो मैं अभी कब से बता रही थी कि फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वो कहलाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब अगर इधर वाले केस में देखा जाए तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो आप, कि अगर फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वो कहलाएगा क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आउटसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन वाली कहानी हो रही है। अब क्या हो रहा है, इंटरनल
फर्टिलाइजेशन है। अब आप खुद ही सोचो कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर सारी कहानी हो रही है। जब फीमेल बॉडी के अंदर सारी कहानी हो रही है तो कोई जानवर, कोई प्रीडेटर, कोई चाहे तो क्या उसको खा सकता है, क्या उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो चांसेस ऑफ सर्वाइवलिटी जो होती है वो यहाँ पे बढ़ जाती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है तो उसमें क्या होता है, चांसेस ऑफ फर्टिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। फर्टिलिटी की चांसेस कम होती है, क्यों कम होती है? यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में चांसेस है सर्वाइवलिटी के वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गैमेट्स को बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया। अब बहुत से प्रीडेटर्स होंगे जो उसको खा सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन पे से भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये यहाँ पे होता है। इसीलिए क्या होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो गैमेट्स रिलीज किए जाते हैं वो बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नंबर में करते हैं। फीमेल्स में तो भाई एक ही ओवा बनता है एक मंथ में। मेल्स में जो होते हैं स्पर्म्स के नंबर थोड़ा ज्यादा होते हैं, लेकिन इनकी तरह नहीं होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। मछली देखा है आपने कभी? मछली के अंडे को देखा है? कितने ज्यादा अंडे वो एक बार में रिलीज करती है कोई फीमेल फिश। इसीलिए कि भाई आधे मरेंगे, खराब होंगे, कुछ भी होंगे, कुछ तो बचेगा। इसीलिए इसमें नंबर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन में नंबर जो होते हैं वो कम होते हैं। एग्जाम्पल की बात कर ले तो इसमें ह्यूमंस, काऊ, hen are the organisms showing internal fertilization. Fish, frog, starfish are those organisms which show external fertilization. ये क्या शो करते हैं? ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। हो गया, प्री फर्टिलाइजेशन देख लिया, फर्टिलाइजेशन देख लिया। अब तो फर्टिलाइजेशन भी हो गया और फर्टिलाइजेशन हो गया तो हमको पता है कि क्या मिल गया, हमको जाइगोट मिल गया। तो अब हम देखते हैं कि आगे की कहानी क्या होती है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होंगे। तो हमने कहा फर्टिलाइजेशन हो गया तो हमें जाइगोट मिल गया। क्या मिल गया? जाइगोट मिल गया। ठीक है। अब जाइगोट का नेचर कैसा होगा? ये हमेशा डिप्लॉयड इन नेचर होता है। कैसा होता है? डिप्लॉयड इन नेचर होता है। और जाइगोट को हम कहते हैं रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम कहते हैं रिजल्ट ऑफ। A diploid zygote is fertilization product and all sexually reproducing organisms. जितने भी sexually reproducing organism है उनका fertilization का रिजल्ट क्या होता है? fertilization का रिजल्ट ये जाइगोट ही होता है। ठीक। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट बनेगा वो एक्सटर्नल मीडियम में वाटर वगैरह में रहेगा, वहीं इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट जो होगा वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा। ये बात हमको पता है भाई। जब फर्टिलाइजेशन बाहर हो रही है तो जाइगोट भी बाहर ही बनेगा, और जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है तो जाइगोट भी बॉडी के अंदर ही बनेगा। ठीक। अब उस हिसाब से इसमें चीजें होंगी। ठीक है। अब जाइगोट बन गया, वो एक यूनिसेलुलर होता है, लेकिन उससे हम लोग को इतना बड़ा इंसान बनाना है जिसके पास हाथ भी हो, पैर भी हो, कान भी हो, नाक भी हो, आंख भी हो, सारे ऑर्गन्स होने चाहिए। ठीक। तो इसीलिए अब क्या होगा कि इसमें डेवलपमेंट होगा। जाइगोट में क्या होता है? डेवलपमेंट होगा। जाइगोट डिपेंड्स ऑन द, अब जाइगोट का नेचर कैसा होगा, मतलब फर्दर डेवलपमेंट जाइगोट में जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा कि उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल कैसी है। जो अब उसमें फर्दर डेवलपमेंट होंगे वो डिपेंड करते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल कैसी है। तो लाइफ साइकिल के बेसिस पे 3 टाइप्स का हमें देखने को मिलेगा, एक हैप्लॉइड, एक डिप्लॉइड और एक हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इन मोस्ट एनिमल जाइगोट डज नॉट टेक रेस्ट।
जैसे अमीबा में हम पढ़ रहे थे ना कि कंडीशन फेवरेबल नहीं थी तो वो स्पोरुलेशन कर ले रहा था, स्पोर्स के फॉर्म में सिस्ट का डेवलपमेंट कर ले रहा था और कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग पीरियड में चला जा रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जाइगोट जो होता है वो रेस्टिंग पीरियड में नहीं जाता है। क्या होगा, जाइगोट जो है वो रेस्टिंग पीरियड में नहीं जाएगा, उसमें तुरंत क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, जिससे क्या होगा, एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट के डेवलपमेंट में दो ही चीजें होती हैं, एक होता है सेल डिवीजन, दूसरी चीजें होती है सेल डिफरेंशिएशन। एक यूनिसेलुलर जाइगोट बनेगा तो उसमें फटाफट माइटोसिस डिवीजन होंगी। माइटोसिस डिवीजन हो जाने से क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे, मतलब मास ऑफ सेल हमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अब मास ऑफ सेल्स तो मिल गए हैं, अब सेल का डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट होगा कि कौन से सेल को कौन सा ऑर्गन का फॉर्मेशन करना है। तो दो ही प्रोसेस होती हैं इसमें, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो जाइगोट है वो रेस्टिंग फेज में नहीं जाता है, जैसे ही जाइगोट बनेगा इसमें तुरंत सेल डिवीजन होने लगता है, और सेल डिवीजन होगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जब हो जाएगा, देन द इंडिविजुअल विच इज ऑल्सो डिप्लॉयड, तो वो भी क्या है, डिप्लॉयड ही है। इट लीड्स टू अ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ध्यान रखना है क्या, माइटोसिस डिवीजन हो रही है। क्या हो रहा है, माइटोसिस। और माइटोसिस को हमने अभी कहा था ये इक्वेटोरियल डिवीजन होता है। क्या होता है, इक्वेटोरियल डिवीजन, मतलब क्रोमोसोम के नंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, नेचर उसका वैसा ही रहेगा। जाइगोट डिप्लॉयड बना है, माइटोसिस हो रही है, तो सारा जितने भी सेल्स बनेंगे सारे डिप्लॉयड इन नेचर के ही होंगे। तो ये क्या हो रहा है, एक डिप्लॉयड लाइफ साइकिल को दिखा रहा है हमें। तो इस तरीके की लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। क्या कह रहे हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कह रहे हैं। अब देखिए, अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा लोअर ऑर्गेनिज्म में, फंजाई एंड एल्गी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फंजाई एंड एल्गी। द जाइगोट्स डेवलप अ थिक वॉल एंड फॉर्म स्पोर कॉल्ड एज जाइगोस्पोर। यहाँ पे जाइगोट बना तो वो तुरंत सेल डिवीजन नहीं कर रहा है, वो एक रेस्टिंग फेज में जा रहा है। वो क्या करेगा, अपने मान लीजिए ये जाइगोट बना है तो अपने आजू बाजू एक वॉल डेवलप कर लेगा, जिसको अब हम क्या कहेंगे, जाइगोस्पोर। तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा, ये जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेगा। जाइगोस्पोर अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट। ये वॉल का फॉर्मेशन ही इसीलिए करा है कि वो थोड़ा देर रेस्ट करना चाहता है। अब भाई अगर मान लीजिए आप रेस्ट करना चाहते हो, तो जैसे राजा महाराजा लोग हैं, अगर राजा को थोड़ा मन है रेस्ट करने का तो वो अपना सिक्योरिटी सिस्टम तो बनाएगा ही ना, नहीं तो क्या होगा, दूसरे राज्य वाले आकर अटैक कर देंगे। तो उसी तरीके से अब इस जाइगोट को रेस्टिंग स्टेट में जाना है, तो वो अपने लिए कवरिंग बना ले रहा है, वॉल्स का फॉर्मेशन कर ले रहा है, सिस्ट का फॉर्मेशन कर ले रहा है, ताकि कोई इसको डिस्ट्रॉय या डैमेज न कर सके। तो अब इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये जाइगोस्पोर का स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, जब नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन जब आएगा, उसमें ये जाइगोट जो होगा, इसमें सबसे पहले क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। और आपको पता है मियोसिस होता है तो क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, ये हाफ होता है। इसको क्यों, क्योंकि इसको हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, ये रिडक्शनल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो ये कैसा है, हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स का। इसलिए इस टाइप के लाइफ साइकिल्स को हम क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक देख लिया, हैप्लॉन्टिक देख लिया। अब हम क्या करेंगे, डिप्लोहैप्लॉन्टिक देखेंगे। डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोले तो जैसे मान लीजिए जो हायर प्लांट्स वगैरह होते हैं, गैमेट का जब फॉर्मेशन होता है तो वो हैप्लॉन्टिक पीरियड रहता है। उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म रहता है, जो ग्रोइंग पीरियड रहता है, वो कैसा रहता है, डिप्लॉन्टिक पीरियड रहता है, जाइगोट के बाद वाला। In most plant, the zygote first form an embryo, then the diploid sporophyte. पहले वो एम्ब्रियो बना लेगा, फिर उसके बाद वो एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर लेता है उससे। द स्पोरोफाइट हैज स्पोरेंजिया वेयर मियोसिस टेक प्लेस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। अब क्या हो रहा है, जब स्पोरोफाइट बन गया तो
तो स्पोरोफाइट से स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, वो स्पोर्स जो अब दोबारा रिप्रोडक्शन करेंगे। तो अब वहां पे क्या होगा, जब स्पोर्स बनेंगे तो वो स्पोर हैप्लॉइड नेचर के बनेंगे। पहले तो वो क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन और जाइगोट से स्पोरोफाइट बनने तक की जो लाइफ साइकिल थी वो उनकी डिप्लॉयड लाइफ साइकिल थी। लेकिन अब स्पोरोफाइट से जो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। तो डिप्लॉयड भी देखने को मिला, हैप्लॉइड भी देखने को मिला। तो यहाँ पे ताकि जिससे ये गैमेट जो बना सके वो हैप्लॉइड नेचर का गैमेट बना सके। तो इसमें इस तरीके की लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या कह रहे हैं, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्यों, क्योंकि इसमें डिप्लॉयड फेज भी देखने को मिल रहा है और हैप्लॉइड फेज भी देखने को हमें मिल रहा है। फिर आता है बात एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जैसे गैमेट के फॉर्मेशन को हम गैमेटोजेनेसिस कह रहे थे, सेम उसी तरीके से एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। और बात वही है कि होगा क्या, दो ही चीज होंगी, सेल का डिवीजन होना और सेल का डिफरेंशिएशन होना। सेल के डिवीजन से ही एम्ब्रियो बनेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, वो प्रोसेस जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या वो प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, जिस प्रोसेस से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो माइटोटिक सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। माइटोटिक सेल डिवीजन मतलब माइटोसिस होती है। माइटोसिस कई बार रेपिटेटिव माइटोसिस होंगे जिससे ढेर सारे नंबर ऑफ सेल्स बन जाएंगे। उसके बाद क्या होगा हमको पता है, आगे की कहानी, सेल डिफरेंशिएशन होगा। सेल डिवीजन क्यों हो रहा है, सेल डिफरेंशिएशन क्यों हो रहा है, ये भी आपको पता है। सेल डिवीजन इसलिए हो रहा है कि नंबर ऑफ सेल्स बन जाए, तभी तो यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो जब हम नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर लेते हैं तो सेल डिफरेंशिएशन करते हैं, जिससे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो। Cell division increases the number of cells and in developing embryo, while cell differentiation helps to form a specialized tissues and organ to form an organism. Number of cells को बढ़ाने के लिए cell division हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि ऑर्गन्स के फॉर्मेशन को, जिससे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो, ये प्रोसेस करने के लिए क्या हो रहा है कि आपका सेल डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब इस बेसिस पे अब क्या हो रहा है कि सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन सारी चीजें हो गई तो एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। हमने ऑर्गन भी बना लिया जिससे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट एनिमल्स आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में हम करते हैं। जैसे एक आता है ओवीपैरस, ओवीपैरस, आगे की स्पेलिंग छोड़ दो, नहीं आता हमको, मेन मतलब इस ओ से है। ये ओ को हम क्या कहते हैं, अंडा है। तो जब अंडा से नाम स्टार्ट हो रहा है, ओ से नाम स्टार्ट हो रहा है, तो ये वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो क्या करेंगे, एग लेइंग होंगे। ओविपैरस एनिमल्स दैट ले देयर एग्स, ये क्या करते हैं, अंडा देते हैं। यंग वंस को बर्थ नहीं करते, ये क्या करते हैं, अंडा देते हैं विथ लिटिल और नो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विद इन मदर। अब जो अंडा दे रही है मदर, उसमें हो सकता है कि वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो गई है तब एग ले कर रही है, या हो सकता है एग ले करने के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो इस टाइप के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ओविपैरस। ठीक, अब आप बताओ कि अगर मान लो वो अंडा दे दी है, भी डेवलपमेंट होना है, तो कोई भी प्रोसेस होता है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, हमको एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी किससे मिलती है, वो हमें मिलती है फूड से। तो भाई इनको भी डेवलपमेंट करना है तो फूड चाहिए। तो एग में जो आप यॉक देखते हैं वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है, वो फूड रिजर्व किए रहते हैं ताकि जो भी एनर्जी की डेवलपमेंट हो, जरूरत हो डेवलपमेंट के टाइम पे, वो उनको उस टाइम पे दे सकें। क्लियर है। फिर आता है विविपैरस। क्या आता है, विविपैरस। विविपैरस आर दोज एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वन, जो बच्चे को जन्म देते हैं, ना कि अंडे को। ठीक है, क्या कर रहे हैं, बच्चे को जन्म दे रहे हैं। फिर आता है ओवोविविपैरस। मैम ये क्या, ओविपैरस ओके था, विविपैरस ओके था, अब नया आ गया क्या, ओवोविविपैरस। तो ओवोविविपैरस क्या होते हैं, वो एनिमल होते हैं embryos that develop inside the egg that remains in the mother's body until they are ready to hatch।
ये क्या करते हैं कि जो एग होता है उसको अब फीमेल जो होती है वो अपनी बॉडी में एग ले कर भी रही हैं, लेकिन पूरी तरीके से बॉडी के बाहर नहीं कर रही हैं, उसको बॉडी में ही रखी हुई हैं जब तक कि वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाए और हैच न कर जाए। तो एक तरीके से हम देख रहे हैं अंडा भी दे रहे हैं और बच्चा भी दे रहे हैं। तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओवोविविपैरस। ठीक है, इसमें क्या है, इन फ्लावरिंग प्लांट द जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन। After fertilization, the sepals, petals and stamens of the flower become faded and fall up. Sepals may remain and attach in the hibiscus. क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये सारी चीजें होती हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। हम अगर देखते हैं तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद मतलब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स होती हैं ये सारी गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं। अब इनका इसके बाद कोई काम नहीं है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें सेपल्स जो होता है वो अटैच रहता है, जैसे कि हिबिस्कस में। तो ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का सेकंड पार्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।